Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीके स्मार्ट जीके यूट्यूब चैनल पर। सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी ग्रंथियों के बारे में। जो हमारे 30% शेष रह गए थे उनको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले 30 क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिए थे। यदि जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए, उसके बाद आपको ये 30 क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप उसको जाकर देख लीजिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखना ताकि सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इससे रिलेटेड हमने जो 30 क्वेश्चन शेष रह गए थे वो लिए हैं और क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अंत तक। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारे 30 क्वेश्चन हो गए थे और नेक्स्ट 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा 31 का क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का स्राव होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है यकृत द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का स्राव यकृत से होता है। मृत लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य भी यकृत ही करता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शल्य चिकित्सा द्वारा पित्ताशय को हटा देना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है कोलेसिस्टेक्टोमी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शल्य चिकित्सा द्वारा पित्ताशय जो होता है जिसमें पीत रस बनता है उसको हटा देना कोलेसिस्टेक्टोमी कहलाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, बिना शल्य क्रिया के अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा पथरी को गलाना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। बिना शल्य क्रिया के द्वारा अल्ट्रासोनिक जो विकिरण होते हैं उनके द्वारा यदि पथरी को हटाया जाता है, पथरी को गलाया जाता है तो उसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद करने हैं अच्छे से, एग्जाम्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय रस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों पाचक एंजाइम अग्नाशय में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अग्नाशय रस का श्रावण करता है जो नलिका के माध्यम से ग्रहणी में जाता है। इस रस में मुख्य रूप से निम्न पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेगरहैंस की अल्फा कोशिकाओं से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्राव होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है ग्लाइकागोन का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेगरहैंस की जो अल्फा कोशिकाएं हैं उनसे ग्लाइकागोन पदार्थ का स्राव होता है। तो ये आप याद कर लीजिए। और कौन कौन सी कोशिकाओं से कौन कौन से पदार्थ का स्राव होता है वो देख लीजिए। अल्फा से होता है ग्लाइकागोन का। बीटा कोशिका से होता है एमाइलिन एवं इंसुलिन का। गामा कोशिकाओं से होता है अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड का। डेल्टा कोशिकाओं से होता है सोमेटोस्टेस्टिन का और एप्सिलॉन कोशिकाओं से होता है ग्रेलिन का। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन का कम मात्रा में स्राव होने के कारण मधुमेह रोग होता है। ऐसा पूछ लिया जाए कि मधुमेह रोग किस कारण से होता है, तो ये होता है इंसुलिन का कम मात्रा में स्रावण होना। तो ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 35 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है? तो फ्रेंड्स यकृत में होता है विटामिन ए और विटामिन डी। दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यकृत में विटामिन ए एवं विटामिन डी संचित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के अंतर्गत यकृत ग्लाइकोजन का निर्माण करता है एवं संचय करता है। तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है? आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। इन सभी का पाचन छोटी आंत में होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। पचे हुए पोषक पदार्थों को अवशोषित करके छोटी आंत इन्हें रुधिर एवं लसिका में मिश्रित करती है। किसमें? रुधिर एवं लसिका में मिश्रित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन दिए हैं, जल का अवशोषण करने का कार्य, अपचयित भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, ए एवं बी दोनों।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएंगे। जल का अवशोषण करने का कार्य भी बड़ी आंत करती है और अपचयित भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी बड़ी आंत करती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में ज़्यादा चौड़ी होती है लेकिन लंबाई में छोटी होती है। बड़ी जो आंत होती है ये छोटी आंत से चौड़ी तो होती है लेकिन लंबाई भी छोटी होती है। वयस्क मनुष्य की बात करें तो वयस्क मनुष्य में बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर तथा इसकी चौड़ाई होती है 6.7 सेंटीमीटर। आगे देखिए, बड़ी आंत के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन सी है? उंडुक, बृहदांत्र और मलाशय। तो इनको भी आप याद कर लीजिए, पूछ सकता है एग्जाम में कि बड़ी आंत के भाग निम्न में से कौन है। तो एक तो इनमें से दे देगा और 3 ऑप्शन अलग दे देगा। तो ये तीनों आपको याद करने हैं अच्छे से, एग्जाम से भी जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 3 जोड़ी या फिर 1 जोड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ी। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है और वो कौन कौन सी है वो भी देख लीजिए। पहली है अधोजिह्वा ग्रंथि जिसे सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। दूसरी है अवअधोहनुज ग्रंथि जिसे सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं और तीसरी है उपकर्ण ग्रंथि जिसे पेरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। तो इन तीनों को आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा 39 का क्वेश्चन है, निम्न में से अग्नाशय रस का पीएच का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स अग्नाशय रस के पीएच का मान होता है 7.5 से 8.3। अग्नाशय रस का जो पीएच का मान होता है वो 7.5 से 8.3 होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसका मान 7.7 से ऊपर है अर्थात 7.5 से 8.3 के बीच में होता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। लार का पीएच का मान बात करें तो लगभग 6.8 होता है, अतः इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। क्योंकि ये 7 से कम है पीएच का मान, इसलिए इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। फ्रेंड्स 7 से ऊपर के मान जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति को दर्शाते हैं, जबकि 7 से कम के पीएच के मान होते हैं वो अम्लीय प्रकृति को दर्शाते हैं। जबकि पीतरस का मान 7.7 होता है, 7 से ऊपर होता है, इसके बावजूद भी यह अम्लीय प्रकृति का होता है, अर्थात खट्टापन होता है इसमें ज़्यादातर। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और पूछ सकता है। पीतरस का पीएच का मान 7.7 होता है तो इसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है? तो आप देखोगे 7 से ऊपर है, तो 7 से ऊपर होने पर आप सोचोगे कि इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी, लेकिन इसकी प्रकृति अम्लीय होती है हमेशा। तो ये आप याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वो कहलाता है अल्सर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन अल्सर कहलाता है। आमाशय में भोजन का लुगदी समान रूप से कायम कहलाता है। आमाशय में जो भोजन का लुगदी होता है वो एक समान रूप से कायम कहलाता है। आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता है, जबकि प्रोटीन का अपघटन होता है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपको बताना इनमें से मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये है यकृत। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत उदर गुहा के दाईं ओर डायफ्रेम से लगा होता है। यकृत का रंग गहरा धूसर होता है। कैसा होता है यकृत का रंग? गहरा धूसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। यकृत के निचले भाग में एक छोटी सी थैली होती है जो पित्ताशय कहलाता है। तो ये भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो फ्रेंड्स ये बदलता है इरेप्सिन एंजाइम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो ये आप देख लीजिए। माल्टेज की बात करें तो माल्टेज है, ये माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में बदलता है। सुक्रेज की बात करें तो सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलता है। लेक्टेज की बात करें तो लेक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लूकोज में बदलता है, लेक्टेज। ठीक है। और लाइपेज देख लीजिए, लाइपेज क्या करता है? एमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड्स में बदलता है। तो इन सभी को आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग निम्न में से किस कारण से होता है? ऑप्शन दिए हुए इंसुलिन के अतिस्राव के कारण, इंसुलिन के अल्प स्राव के कारण, खाद्य विषाक्तता के कारण या प्रोटीन की कमी के कारण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंसुलिन की अतिस्राव के कारण, इंसुलिन अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है, उसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है।
हाइपोग्लाइसीमिया रोग इंसुलिन के अतिस्रावन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होने के कारण होता है। अतिस्रावन होता है इसका, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण ये हाइपोग्लिसीमिया रोग होता है। इस रोग से दृष्टि क्षमता एवं जनन क्षमता प्रभावित होती है। क्या होता है, एक तो आंखों की दृष्टि क्षमता होती है वो प्रभावित होती है, और एक जनन क्षमता होती है वो भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ग्रास नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स ये कहलाती है क्रमाकुंचन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, ग्रास नली की दीवारें पेशीय और संकोचनशील होती है। इसमें स्तरित स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है, जो भोजन के ग्रास नली में प्रवेश करते ही फैलाने व सिकुड़ने लगती है, जिसे क्रमाकुंचन कहते हैं। इस प्रक्रिया की वजह से भोजन ग्रास नली से आमाशय में प्रवेश करता है। तो ये आप पढ़ लीजिए। एंजाइम क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, विटामिन या फिर जैव उत्प्रेरक? तो फ्रेंड्स एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर का अंग जो रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित है वह कौन सा है? गुर्दे, यकृत, अग्नाशय या फिर पित्ताशय? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुर्दे जो होते हैं ये मानव के रक्त को शुद्धिकरण का कार्य करते हैं, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुर्दे युग्मित अंग होते हैं जो मानव शरीर रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 का, निम्नलिखित में से पीत रस में कौन सा पीत वर्णक उपस्थित होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ऑप्शन ए बी दोनों राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। पीत रस में पाए जाने वाले पीत वर्णक बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? ऑप्शन दिए हुए हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, बेसोफिल्स के कारण, मोनोसाइट्स के कारण या फिर थ्रोम्बोसाइट्स की उपस्थिति के कारण? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, ये सभी को पता है। लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी जिन्हें बोलते हैं केंद्रक विहीन होती है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, परंतु ऊंट व लामा इसके अपवाद है। इन दोनों में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का, जबकि डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 13 से 20 दिन का। 13 से 20 दिन का होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। ये यकृत व प्लीहा में नष्ट होती है। प्लीहा जिसे स्प्लीम कहते हैं को लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान इसको कहते हैं, पूछ ले जाए तो ये कहते हैं प्लीहा को। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार की कोशिका है, अंग है, संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। मानव में रक्त में पाए जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन एबी की उपस्थिति के आधार पर 4 समूह में बांटा गया है। रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। ए बी की बात करें तो ये सर्वग्राही होता है, जबकि ओ रक्त समूह की बात करें तो ये सर्वदाता होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है धमनी में, सीरा व धमनी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजनित रक्त है वो प्रवाहित होता है धमनी में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रक्त वाहिकाएं 2 प्रकार की होती है। रक्त वाहिकाएं एक जाल का निर्माण करती है जिनमें प्रवाहित होकर रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। एक जाल का निर्माण करती है रक्त वाहिकाएं, उनके थ्रू होकर रक्त कोशिकाओं में पहुंचता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त संचार या रक्त परिसंचरण को किसने खोजा था? तो फ्रेंड्स ये खोजा था विलियम हार्वे ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त की पहचान के लिए महत्वपूर्ण रक्त समूह की खोज करने वाले खोजकर्ता का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स ये है कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की, जो कि रक्त समूह कौन कौन सी है? ए बी और ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए बी समूह सर्वग्राही होता है, जबकि ओ समूह सर्वदाता होता है। तो इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। सर्वदाता की बात करें तो ओ रक्त समूह है, और सर्वग्राही की बात करें तो ए बी रक्त समूह होता है। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है।
लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर उपस्थित आनुवांशिक प्रतिजन्य पदार्थों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह का वर्गीकरण किया गया। AB की बात करें तो रक्त समूह सर्वग्राही होता है। सामान्य मनुष्य का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः है। आपको बताना है सामान्य मनुष्य को अगर चोट लग जाती है तो वह कितने समय तक खून बहता है और कितने समय तक खून जम जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट। 2 से 7 मिनट तक खून बहता है और 3 से 10 मिनट के अंदर खून जम जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। मानव शरीर में खून बहने का समय और जमने का समय 2 से 7 और 3 से 10 मिनट होता है। विटामिन के, जिसे फिलोक्विनोन कहते हैं, का कार्य रक्त का थक्का जमाना होता है। खून का पीएच का मान होता है 7.4, अर्थात यह क्षारीय प्रकृति का होता है। महिलाओं में रक्त पुरुषों से आधा लीटर कम होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? आपको बताना इनमें से अशुद्ध रक्त का संचरण कौन करता है। ऑप्शन दिया पल्मोनरी शिरा, अल्वेलोनी, पल्मोनरी धमनी या फिर महाधमनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पल्मोनरी शिरा जो होती है ये अशुद्ध रक्त का संचरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी हृदय के दाएं नीले से रक्त फेफड़े को पहुंचाते हैं। कहाँ से? दाएं नीले से रक्त फेफड़े को पहुंचाते हैं। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त CO2 वाला होता है, वह बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो फ्रेंड्स ये है थ्रोम्बिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रक्त का थक्का बनने के लिए फाइब्रिनोजेन की जो क्रिया है उसमें फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम की बात करें तो वो कौन सा है? थ्रोम्बिन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, बोन मेरो में पाए जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक तरह से नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लाइकोगन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा या फिर रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंसुलिन और ग्लाइकोगोन नहीं बनेंगे अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं। तो ये करेक्ट है। दूसरा है रक्त एक संयोजी ऊतक है। ये भी करेक्ट है। तीसरा है लाल रुधिर कोशिकाएं RBC और श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो एक और दो दोनों सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होती है, अर्थात उसमें अनुपस्थित होते हैं। अगला देखिए, रुधिर वाहिनियों के अंदर की सतह होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है सल्की उपकला की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप क्वेश्चन। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप PK स्मार्ट जीके को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर इसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल जो है कि PK स्मार्ट जीके को यदि जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।